नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी टॉपिक के अंतर्गत टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे। यानी इकोसिस्टम का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से इसे समझेंगे, ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो आइए हम आते हैं टॉपिक पे। पारिस्थितिक तंत्र को जो है मूलतः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र। अगर हम स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो इसमें घास का मैदान, वन क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्र आते हैं। और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत ये तीन चीज़ आते हैं, घास के मैदान, वन क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्र। वहीं जलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र को लवणता के आधार पर, यानी उसमें जो आप कह सकते हैं कि जो नमक की मात्रा है, लवणता है, उसके आधार पे जलीय पारिस्थितिक तंत्र को तीन वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला है इसमें स्वच्छ जल का पारिस्थितिक तंत्र, दूसरा है एस्चुअरी क्षेत्र का पारिस्थितिक तंत्र और तीसरा है महासागरीय जल का पारिस्थितिक तंत्र। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 PPT, इसका मतलब होता है कि जो स्वच्छ जल होता है, जैसे मान लिया जाए कि नदी का जल है या मीठे पानी का झील है, तो वहाँ पे जो उसका जो लवणता होगा वो 5 PPT के आसपास होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पार्ट्स पर 1000। PPT का मतलब हुआ पार्ट्स पर 1000। अगर जल का मान लिया जाए कि 1000 कण है तो उसमें 5 कण जो है लवणीय कण होगा, है ना। इसका अर्थ ये हुआ। यानी आप ये भी यहाँ पे एक जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि PPT जो है लवणता मापने का एक इकाई है, हम ये भी कह सकते हैं। तो स्वच्छ जल का जो लवणता होता है वो कितना होता है? 5 PPT होता है। वहीं दूसरा हम बात करें एस्चुअरी क्षेत्र का पारिस्थितिक तंत्र। एस्चुअरी आप समझते होंगे कि जहाँ पे नदियाँ जो है एकदम खड़ी गिरती है, कहाँ? समुद्र में। तो वहाँ पे जो उस पारिस्थितिक तंत्र का जो लवणता होगा वो 5 PPT से 35 PPT तक हो सकता है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे आपको लग रहा है इतना डिफरेंस कैसे है। जैसे देखिए नदी का जो पानी होता है वो एक तरह से स्वच्छ जल माना जाता है, मीठा जल माना जाता है उसको। तो उसका तो जो लवणता है वो कम होगा ना, वो मीठा जल के जैसा होता है 5 PPT। वो जैसे ही समुद्र में मिलता है तो उसका लवणता बढ़ जाता है। तो यानी कि उस क्षेत्र में लवणता इसलिए, और समुद्री जल का जो लवणता होता है वो 35 PPT होता है या इससे अधिक होता है कि नहीं। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो एस्चुअरी क्षेत्र होते हैं उसका लवणता 5 PPT से 35 PPT तक होता है। तो आप PPT के बारे में भी समझ गए होंगे बढ़िया से। PPT का मतलब किसी भी जल का लवणता मापने का एक इकाई है, ये चीज़ समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं इसी में कि ये जो जलीय क्षेत्र होते हैं, है कि नहीं। तो जलीय क्षेत्र में प्रजातियों की विविधता अधिक होती है और उन प्रजातियों में कहा जाए तो पादप और जंतु प्रजातियां का प्रभाव अधिक होता है। पादप और, अब आपको लग रहा होगा कि समुद्र में यानी जलीय क्षेत्र में पादप, बिल्कुल जलीय क्षेत्र में भी पादपों का प्रभाव पाया जाता है कि नहीं। भले बड़े पादप का प्रभाव नहीं होता है लेकिन जलीय पादप होते हैं उसका प्रभाव काफ़ी होता है जलीय क्षेत्रों में। अब उसके आधार पे उन प्रजातियों को, यानी पादप और जंतु प्रजातियों को 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। तो इसलिए इसको आप ध्यान से समझिएगा। इम्पॉर्टेंट है प्लस ईजी है, लेकिन यही है कि ये चीज़ें जो है आपको हर बुक में सामान्य तरीके से नहीं मिलेगा, इस प्रकार से एक क्रमिक तरीक़ा से आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको ज़्यादा अध्ययन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बहुत कम शब्दों में आपको ये चीज़ समझाने का प्रयास किए हैं कि जो जलीय पादप या जलीय प्रजातियाँ जो होती है उसको हम 5 वर्गों में डिवाइड किए हैं। 5 वर्ग कौन कौन से हैं इसको समझिए। पहला उसमें है न्यूस्टॉन। पहला है न्यूस्टॉन, समझिएगा। ये जो है तैरने वाला पादप है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे आप देखे होंगे कि जलीय तालाब वगैरह में कमल का फूल रहता होगा, या सिंघाड़ा देखे होंगे, है ना, जो जलीय सिंघाड़ा होता है।
अब दुकान वाला समोसा मत समझिएगा इसको, है ना। तो ये निस्टॉन हो गया, निस्टॉन एक हुआ प्रजाति वर्गीकरण, जलीय प्रजातियों के लिए एक वर्गीकरण के रूप में निस्टॉन हुआ। दूसरा हम कहते हैं पेरीफाइटॉन, ये जो है जलीय क्षेत्र की तली में पाए जाते हैं लेकिन स्थिर नहीं रहते हैं, है ना। ये जलीय क्षेत्र देखिए, इसको आप फिगर से समझ लीजिए थोड़ा तो ज़्यादा शायद समझ में आएगा आपको। जैसे आपको हम निस्टॉन के बारे में बताए, ये निस्टॉन, ये जो है क्या है, निस्टॉन देख रहे हैं आप, जल के ऊपरी सतह पे जो है निस्टॉन पाया जाता है ना। जैसे आप इसका उदाहरण पढ़े आप, कमल, सिंघाड़ा वगैरह, है ना। दूसरा है पेरीफाइटॉन, ये देखिए, ये जो है जलीय भाग में रहते हैं लेकिन ये मूव करते रहते हैं इधर उधर। फिर हम तीसरा बात करेंगे आगे प्लैंकटन पे, तो प्लैंकटन को दो भागों में बांटा गया है, एक जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, है ना। तो इस प्रकार से फिर देखिए जो जलीय जीव होते हैं वो होते हैं एक नेक्टॉन के अंतर्गत रखा जाता है ना। तो इस फिगर को आप ध्यान से देखते रहिएगा। फिर एक चौथा होता है बेंथोस। बेंथोस वो होता है जो, इसे आप जानते होंगे कि जो लक्षद्वीप है वो एक प्रवाल द्वीप है ना। तो ये जो प्रवाल जो बने होते हैं, यानी प्रवाल जो आते हैं वो बेंथोस के कैटेगरी में ही आते हैं, है कि नहीं। तो आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाता है, ये जो है बेंथोस, यानी कि 5 कैटेगरी कौन कौन हो गया, पेरीफाइटॉन, बेंथोस, नेक्टॉन, और ऊपर में 2 है ये आपका निस्टॉन और एक प्लैंकटन। प्लैंकटन को 2 भाग में बांटा गया है, एक जू प्लैंकटन, एक फाइटोप्लैंकटन। तो ये चीज़ आप फिगर को भी ध्यान से देखिएगा। फिगर से देखने के बाद जो चीज़ें लिखवाई गई है उसको ध्यान से फिर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे हम 2 पर वर्णन कर चुके हैं कि ये जो है पेरीफाइटॉन जो होता है क्या होता है, ये जलीय क्षेत्र की तली में पाया जाता है लेकिन कहीं स्टेबल नहीं रहता है, एक जलीय क्षेत्र में जो है घूर्णन करते रहता है ना। और इसको अगर कहा जाए पेरीफाइटॉन मूलतः है क्या, तो एक तरह से ये शैवाल की प्रजाति है, ये क्या है। तो प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं कि पेरीफाइटॉन है क्या है, तो एक शैवाल की एक प्रजाति है। हम तीसरा सबसे प्रमुख बात कर रहे हैं प्लैंकटन पर। प्लैंकटन ये जलीय बहाव के साथ इनकी गतिशीलता निर्धारित होती है क्योंकि यह स्वतः तैर नहीं सकते। प्लैंकटन जो है स्वतः नहीं तैरते हैं, जलीय सतह है ही और उस पर प्लैंकटन है, तो ये स्वतः नहीं तैरते हैं। जिस प्रकार से धारा की दिशा होती है उसी धारा की दिशा में जो है प्लैंकटन मूव करते रहते हैं। अब यहाँ पे सबसे अहम चीज़ आपको ये समझना है कि प्लैंकटन को 2 प्रकार से आपको डिवाइड करके अध्ययन करना है, इसका 2 प्रकार से डिवाइड करके आपको पढ़ना है इसको। तो एक होता है फाइटोप्लैंकटन, एक क्या होता है फाइटोप्लैंकटन, और एक होता है जूप्लैंकटन। फाइटोप्लैंकटन के अंतर्गत सूक्ष्म पादप आते हैं, सूक्ष्म पादप जैसे कि शैवाल, है कि नहीं, ध्यान रखिएगा इसको कौन, इसके अंतर्गत क्या आता है, फाइटोप्लैंकटन के अंतर्गत सूक्ष्म पादप आते हैं जैसे कि शैवाल, और जूप्लैंकटन के अंतर्गत प्रोटोजोआ, अमीबा आते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो जूप्लैंकटन है ये भोजन के रूप में फाइटोप्लैंकटन को ग्रहण करते हैं। ध्यान रखना है किसको ग्रहण करते हैं, जूप्लैंकटन जो है अपना भोजन के रूप में फाइटोप्लैंकटन का यूज करते हैं। और जो छोटी मछलियाँ हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे बात को फिर से, एक यहाँ पे फूड चैन बनता है, इसको भी ध्यान रखना, इसी समय सीख लीजिए इसको खाया कौन, जूप्लैंकटन। जूप्लैंकटन को कौन खा जाता है, छोटी मछली, और छोटी मछली को बड़ी मछली। तो यानी कहने से का मतलब ये है कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो जूप्लैंकटन है ये मछलियों का प्रमुख भोजन है, प्रमुख उसका जो है आहार यही है। तो ये प्लैंकटन के बारे में भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब आगे तीसरा जो है, चौथा जो है नेक्टॉन है, जैसा कि आपको हम बताएं। तो नेक्टॉन जो वर्गीकरण है जलीय प्रजातियों का, तो नेक्टॉन के अंतर्गत जो तैरने में सक्षम जलीय प्रजातियां जो भी है उसको हम नेक्टॉन के अंतर्गत रखते हैं। जल में जो भी प्रजातियां तैर सकती है उसको हम नेक्टॉन के अंतर्गत रखते हैं। और उसका एक सिंपल उदाहरण है मछली। मछली से आप लोग हर कोई परिचित होंगे। तो मछली जो है किस प्रकार का प्रजाति है, आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मछली जो कैसा प्रजाति है वो नेक्टॉन के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ हमें, मछली का भोजन कौन है, तो जूप्लैंकटन है। अब आगे ध्यान दीजिए, अब अगला है बेंथोस। पांचवा वर्गीकरण जो है जलीय प्रजातियों का वो है बेंथोस। इसके बारे में अगर कहें हम तो ये तली में स्थिर रूप से पाए जाते हैं
और सागरीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जैसे लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप मूव नहीं कर रहा है ना, लक्षद्वीप जो है प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है, उसको कोरल रीफ कहते हैं, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि वहाँ पे जो है जो प्रवाल होते हैं उसको हम बेंथोस के अंतर्गत रखा जाता है। हम प्रवाल भित्ति या प्रवाल के बारे में जब हम महासागर के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें प्रवाल के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इतना आप जानिएगा कि प्रवाल भी क्या है, एक जलीय जीव है कि नहीं, और ये बेंथोस के अंतर्गत आता है, जो है इसको वर्गीकरण किया गया है। तो प्रवाल को बेंथोस के अंतर्गत रखा गया है। और आपको एक उदाहरण के तौर पे याद रहना चाहिए कि जो हमारा लक्षद्वीप है वो प्रवाल से बना हुआ द्वीप है। तो एक चीज़ आप समझ गए होंगे कि बेंथोस क्या है, नेक्टोन क्या है। अब हम आगे बात करते हैं इसी श्रृंखला में कि जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीव जंतुओं की उपलब्धता को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन है, यानी कौन कौन ऐसे कारक हैं जिसके कारण जलीय जीव की संख्या अधिक होगी या कम होगी या एकदम नहीं होगी, इसका निर्धारण किस आधार पर किया जा सकता है। यानी कौन कौन सी वैसी स्थितियां हैं, कौन कौन सी वैसे चीज़ वहाँ पाए जाते हैं जलीय तंत्र में, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में, जो जलीय प्रजातियों के लिए एक अनुकूल स्थिति निर्मित करता है कि नहीं, और वहाँ पे उसका संख्या में वृद्धि होता है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें समझने के दौरान आपको बहुत सारे वैसे क्वेश्चन डील हो जाएंगे जो आपको वन लाइनर वे में समझ में नहीं आएंगे। वन लाइनर वे में अगर आपको रटा दिया जाएगा, रट जाइएगा, लेकिन फिर भुला जाइएगा, या उसको वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ये आप थोड़ा सा डिटेल से पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो ऑटोमेटिक सोल्व होते जा रहे हैं। प्लस दूसरी बात, आजकल का जो एग्ज़ाम हो रहा है ना, वो सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो जो है इसी टाइप के तथ्य से क्वेश्चन बनाया जा रहा है। आपसे ये चेक कर रहा है, आपको वो ये डिमांड कर रहा है कि आपके अंदर एक चीज़ों के प्रति एक समझ है या नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप है कि नहीं, कि आप सिर्फ रट के आ गए हैं। तो वो ज़माना आज से 10 साल पहले वाला लग चुका है कि नहीं, वो ज़माना अब नहीं रहा। आपको यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा, चीज़ों को विजुअलाइज करके पढ़ना पड़ेगा, एक दूरदृष्टि यहाँ पे अपनाना पड़ेगा आपको। तो चलिए हम इस चीज़ को भी जान लेते हैं कि जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीव जंतुओं की उपलब्धता है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से वैसे कारक हैं। तो पहला कारक की हम बात करें तो उसमें पहला है सौर ऊर्जा, यानी सूर्य का प्रकाश। यानी कि जहाँ पे सूर्य का प्रकाश अगर पर्याप्त मात्रा में पहुँच रहा है जिस जलीय क्षेत्र में, तो वहाँ पे जो है हम ये कह सकते हैं कि जीवों की उपलब्धता ठीक ठाक होगी, है ना। यानी कहने का मतलब आप इसको यहाँ पे समझिए कि जैसे मान लिया जाए कि जलीय भाग है। अब जलीय भाग है तो इसको उदाहरण से समझ लीजिए। अब जलीय भाग में ऐसा तो नहीं कि सूर्य का प्रकाश एकदम समुद्र के जो है तली तक पहुँच जाएगा, ऐसा नहीं है। वो समुद्र के कुछ ही हिस्सों तक सूर्य का प्रकाश पहुँच पाता है। तो जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँच पाता है, यानी कि जलीय क्षेत्र के जिस भाग तक सूर्य का प्रकाश पहुँच पाता है उसको हम कहते हैं फोटिक जोन। और जहाँ नहीं पहुँच पाता है, जिस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, उसको हम कहते हैं अफोटिक जोन। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आप समझिए कि जो अफोटिक जोन होता है, यानी कि जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पा रहा है, में पादपों का विकास नहीं होता है। यानी वहाँ पे पादप, क्योंकि जाहिर सी बात है जब सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचेगा तो वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो उस स्थिति में वहाँ पे पादपों का विकास नहीं होगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि उन छोटे छोटे सूक्ष्म पादप के कारण ही वो जो है जलीय जीवों का भोजन है वो। तो जहाँ पे पादप नहीं पाया जाएगा वहाँ पे जलीय जीव कैसे पाए जाएंगे। एक फैक्टर ये हो गया कि वहाँ पे जो है सूर्य के मतलब कहने का मतलब है कि इस तली में जो है जीवों की सघनता नहीं होगी। हाँ, भले तैरते हुए यहाँ पहुँच जाएगा, अलग बात है, कोई जीव जो है तैरते हुए इस प्रकार से इस मतलब पहुँच सकता है, लेकिन यहाँ पे वो टिकेगा नहीं। यहाँ पे वो जो है इस क्षेत्र में वो हमेशा नहीं रहेगा कोई जीव। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो ये चीज़ एक कारण तो ये हो गया। दूसरा जो है कारण ये है कि जलीय क्षेत्र में जीवों की उपलब्धता का दूसरा कारण ऑक्सीजन की मात्रा है, यानी कि उस क्षेत्र में, उस जल में ऑक्सीजन की मात्रा है या नहीं है, इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जल में जो ऑक्सीजन की पहुंच है वो 2 फैक्टर से सुनिश्चित होती है कि नहीं।
जल में ऑक्सीजन है या पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये दो फैक्टर कौन कौन है इसको समझ लेते हैं। पहला तो है जलीय पादपों या शैवालों द्वारा। अब इस जब पादप जलीय पादप रहेंगे या शैवाल रहेंगे तो इसमें क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा। तो प्रकाश संश्लेषण में आपको पता है कि इसमें CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग होता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। तो उस स्थिति में शैवाल द्वारा जलीय क्षेत्र में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त किया जाता है। तो यह सुनिश्चित करता है कि जलीय क्षेत्र में जो है ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है, यानी कि एक पर्याप्त मात्रा में है, जिससे एक संतुलन बना रहेगा वहाँ पे। तो ये चीज़ हो गया पहला कि जलीय पादपों में होने वाला प्रकाश संश्लेषण जो है सुनिश्चित कर देता है कि वहाँ ऑक्सीजन की पहुँच है, अगर जलीय पादप है वहाँ पे तो। दूसरा है वायु जल अंतरक्रिया, यानी वायु और जल में जो अंतरक्रिया होते रहता है, इस माध्यम से भी जल में ऑक्सीजन घुलता है और जल की निर्वहनीयता जो है वो बढ़ा देता है। निर्वहनीयता का मतलब फिर वही कि जल में रहने वाले जीवों के लिए अनुकूल स्थिति बना देता है ना। तो ये चीज़ें समझ गए होंगे कि ऑक्सीजन जो है जल में कैसे पहुँचेगा, ये दो माध्यम है ऑक्सीजन को जल में पहुँचने का। और उसके बाद जो है जीव अपने जीवन के लिए अनुकूल स्थिति, जीवों के लिए अनुकूल स्थिति निर्मित हो जाता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, इसमें कुछ तथ्य हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम बात करें कि स्वच्छ जल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है 10 ppm होता है। देखिए यहाँ पे जो है ppt नहीं है, यहाँ पे क्या है ppm है। स्वच्छ जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है 10 ppm। ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन है कि नहीं, यानी कहने का मतलब है कि अगर समुद्री जल में अगर मान लीजिए जल का 1 मिलियन कण है तो 1 मिलियन कण में 10 कण जो होगा वो ऑक्सीजन का अगर है तो समझिए को स्वच्छ जल माना जाता है उसमें, है ना। दूसरा तथ्य समझिएगा, यदि जल में ऑक्सीजन 3 ppm से कम होने पर, अगर 3 ppm से कम होगा तो वह जल जीवों के लिए अनुकूल नहीं रह जाता है। यानी कि 3 ppm तक ठीक है, लेकिन 3 ppm से अगर कम गया ऑक्सीजन का मात्रा जल में तो इसका मतलब कि वो जीवों के लिए अनुकूल जल नहीं है और धीरे धीरे वो जल क्या बन जाता है, डेड वाटर है ना बॉडी बन जाता है। डेड वाटर बॉडी यानी कि मृत जलीय क्षेत्र, उसमें किसी प्रकार का अपना पादप पाए जाएंगे, न किसी प्रकार के कोई जलीय जीव पाए जाएंगे, तो उसको कहा जाता है मृत जलीय क्षेत्र। समझ रहे बात को। अब यहाँ पे देखिए सब चीज़ें जो हैं आप सीख रहे हैं, आपके अंदर एक गंभीरता आना चाहिए कि हम जल को अगर ज़्यादा दूषित कर देंगे, है ना, तो उस स्थिति में क्या होगा, जलीय जो जीव हैं, जलीय पादप हैं, जलीय प्रजातियां हैं, वो क्या हो जाएगा, संकटग्रस्त हो जाएगा। संकटग्रस्त होने के साथ साथ वो विलुप्त भी हो सकता है। इसलिए हमें जलीय प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, हम आगे पढ़ेंगे जब प्रदूषण के बारे में तो वहाँ पे डिटेल से इसकी चर्चा होगी, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है कि जलीय प्रदूषण बढ़ेगा, है ना, जल में ऑक्सीजन की मात्रा कमेगी तो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि जलीय क्षेत्र जो है डेड वाटर बॉडी में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो तीसरा फैक्टर है वो जल की पारदर्शिता है। जल की पारदर्शिता का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझिए, यानी कि जलीय क्षेत्र के ऊपरी परतों में अवसादों, रसायनों या जैव पदार्थों की मात्रा का स्तर क्या है ये दर्शाता है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी, अगर आप दिल्ली उल्ली कभी गए होंगे तो जो यमुना नदी है वो लगता है कि एक नाला बह रहा है, एक नाला का पानी जैसा होता है, एकदम काला टाइप का, है कि नहीं। अब बताइए जब उस टाइप का नदी का पानी को हम उतना दूषित कर देंगे कि पानी एकदम काला लगे, काला दिखाई दे, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है संभव हो सकती है। यानी कहने का मतलब है कि जल की पारदर्शिता अगर कम होगी तो वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण काफ़ी नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। और जब प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होगा तो इससे ये मालूम हो जाता है कि उस क्षेत्र में पादपों का प्रभाव, यानी कि जो जलीय जैसे शैवाल वगैरह हैं उसका प्रभाव कमेगा। तो जब जलीय पादप नहीं रहेंगे तो वहाँ पे जलीय जीवों का होना भी काफ़ी असंभव है। तो यानी कहने का मतलब कहीं अल्टीमेटली जो है वो एक संकट ये क्रिएट हो जाता है। यानी आपको यहाँ पे जो प्रजातियों की उपलब्धता है जलीय क्षेत्र में, उसमें एक बहुत बड़ा रोल किसका है,
जल की पारदर्शिता पर। और वो पारदर्शिता हमारा कैसे प्रभावित होता है, उसमें हम अगर अवसाद छोड़ दें, है ना, जैसे फैक्ट्री वगैरह से जो निकलता है उसको, या जो रसायन वगैरह निकलता है, केमिकल्स वगैरह उसको, है ना, या जैव पदार्थों को, ये सब मात्रा अगर ज़्यादा होगा तो जल की पारदर्शिता जो होगी वो कम हो जाएगी, उसका प्रभाव ये पड़ेगा। अब हम आगे बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट एक है तापमान, कि अगर तापमान का क्या रोल होता है सागरीय क्षेत्र या जलीय क्षेत्र में प्रजातियों की उपलब्धता पर तापमान का क्या इम्पैक्ट होता है, इसको समझिए। देखिए यहाँ पे लिखा है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। देखिए इसका अर्थ समझिए, विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा किसको कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा उसको कहते हैं, यानी 1 डिग्री तापमान को बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको हम कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। जैसे आप देखिए, आप इसको सिंपल एक उदाहरण से समझिए। जैसे मान लिया जाए ये जो है आपका सागरीय क्षेत्र है, ये सागरीय क्षेत्र है या जलीय क्षेत्र कहिए इसको, ये जलीय क्षेत्र है, और इधर स्थलीय क्षेत्र है, ये स्थलीय क्षेत्र है, इधर पेड़ वगैरह है। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इसका विशिष्ट ऊष्मा अधिक होता है, इसका जो विशिष्ट ऊष्मा होता है यानी सागरीय जलीय क्षेत्र का अधिक होता है। इसका मतलब देखिए क्या होता है, इसका अर्थ समझिएगा। अगर हम इधर बात करें स्थल के तरफ तो शीत ऋतु का परिवर्तन होते रहता है और टेम्परेचर जो है काफ़ी फ्लक्चुएट करते रहता है। कभी स्थलीय क्षेत्र में टेम्परेचर जो है 4 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है, -4 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है, और कभी कितना हो जाता है, कभी जो है 40 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि हम उस टेम्परेचर को सर्वाइव कर लेते हैं, और इसके साथ जो स्थल पर पाए जाने वाले जीव हैं वो भी इस टेम्परेचर को सर्वाइव कर लेते हैं, है कि नहीं। लेकिन यही इस प्रकार से घटना यहाँ नहीं होती है, यहाँ पे टेम्परेचर में इस प्रकार से फ्लक्चुएशन नहीं होता है, सागरीय क्षेत्रों में टेम्परेचर इस प्रकार से नहीं बदलता है। यानी कहने का मतलब है कि उसका विशिष्ट ऊष्मा अधिक होता है, यहाँ पे जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होता है। अधिक होने का मतलब यहाँ पे 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ऊष्मा की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि इधर तुरंत बढ़ जाता है, जैसे स्थलीय क्षेत्र में तुरंत जो है टेम्परेचर सूर्य के प्रकाश के अकॉर्डिंग काफ़ी फ्लक्चुएट कर जाता है, लेकिन इन क्षेत्रों में नहीं करता है। आपको यहाँ पे जिस प्रकार से टेम्परेचर का रोल देख रहे हैं कि इतना इतना हम सहन कर लेते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो जलीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे सूर्य का कहने का मतलब जो जलीय क्षेत्र का जो तापमान होता है वो हार्डली -0.5 डिग्री सेल्सियस इतना ही फ्लक्चुएट करता है। यानी कहने का मतलब है कि उसका अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है शरद ऋतु में यानी ठंडे के मौसम में, तो अगर ग्रीष्म ऋतु आया तो वहाँ पे उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, तो 25.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, वहाँ पे टेम्परेचर जो जल का है वो ज़्यादा नहीं बदलता है। और ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ गए विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर ज़्यादा फ्लक्चुएट करता तो क्या होता, जिस प्रकार से स्थलीय क्षेत्र में करता है उसी प्रकार से वहाँ भी अगर करता, तापमान में परिवर्तन तेज़ी से होता तो क्या होता, तो जलीय जीवों को जिंदा रहना काफ़ी मुश्किल था, वहाँ पे नहीं रह पाता। इसका परिणाम क्या होता कि जलीय क्षेत्र का जो इसका देखिए यहाँ पे समझ लीजिएगा कि विशिष्ट ऊष्मा अगर अधिक होता है तो उसका अर्थ क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है, तो उसका परिणाम ये होता है कि जलीय क्षेत्र का तापमान अत्यंत मंद गति से अधिक या कम होता है। यानी कि काफ़ी मंद गति से, जब कहने का मतलब कि जैसा कि आपको हम उदाहरण बताए कि 25 डिग्री सेल्सियस से वो 25.5 होगा, बहुत यानी बहुत मंद गति से वो अधिक होगा या तो कम होगा। ये चीज़ हो गया पहला इम्पैक्ट। दूसरा आपको ये समझना है यहाँ पे इसमें प्रमुख तथ्य कि इसलिए जलीय जो पारिस्थितिक तंत्र के जीवों का तापमान है ना, तापमान सहनशीलता का स्तर जो होता है वो कमज़ोर होता है। यानी कहने का मतलब है कि जितना हम लोग स्थलीय क्षेत्र के जो जीव होते हैं वो टेम्परेचर को जितना सहन कर लेते हैं, उस प्रकार से जलीय जीवों में टेम्परेचर सहन करने की शक्ति नहीं होती है। यानी कि वो टेम्परेचर में जो फ्लक्चुएशन होगा, उसमें जो परिवर्तन होगा, उसको बहुत ज़्यादा सहन नहीं कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि जलीय क्षेत्रों का तापमान मान लिया जाए 25 डिग्री सेल्सियस है, तो वहाँ अगर जैसे ही 28 होगा तो जलीय जीव मरना शुरू हो जाएंगे, जलीय जीवों का अस्तित्व खत्म हो सकता है कि नहीं। ये डिफरेंस होता है हमारे स्थलीय और जलीय क्षेत्र का, है ना। तो जैसे आप
कभी सुनते होंगे, ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुने होंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग का जैसे ही इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा पृथ्वी पे, तो उसका सबसे पहला जो इम्पैक्ट होगा वो जलीय जीवों पर होगा, है कि नहीं। जलीय जीवों का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि वहाँ पे जो है तापमान का जो फ्लक्चुएसन है काफ़ी धीमी गति से होती है, और उसके अंदर जो जलीय जीव हैं उसको वो सहन करने की क्षमता भी काफ़ी कम होती है। अब यहाँ पे अगला फैक्ट ये समझना है, यही चीज़ को जो हम बोले कि यदि तापमान में अंतर अधिक होगा, यानी कि जलीय सतह का जो है तापमान में अंतर अधिक होगा, तो उस स्थिति में जलीय जीवों के लिए खतरा भी अधिक हो जाएगा। जैसा कि आपको हम बताएं, ग्लोबल वार्मिंग का उदाहरण दिए कि ग्लोबल वार्मिंग में अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है, अगर 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर अगर हाई होता है, तो उस स्थिति में जलीय जीवों के लिए जो संकट है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। अब एक दूसरा तापमान के संदर्भ में दूसरा एक मुद्दा ये भी है, इसको भी समझ लेते हैं, है कि नहीं। वो तो हुआ जलीय सतह के तापमान के संदर्भ में पढ़े। अब हम कुछ पृथ्वी का जो क्षेत्र है उसके अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। जैसे पृथ्वी का क्षेत्र ये विषुवतरेखीय क्षेत्र है, आप देख रहे हैं 0 डिग्री विषुवतरेखा है, ये 30 डिग्री नॉर्थ है, 30 डिग्री साउथ। आपको पता है कि इसको हम कहते हैं विषुवतरेखीय क्षेत्र, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। तो इस क्षेत्र को जो है यहाँ पे आपको औसत तापमान जो होता है वो थोड़ा अधिक होता है। इन क्षेत्रों में औसत तापमान अधिक होता है। आपको ये चीज़ लिखा हुआ है कि जल का तापमान यहाँ पे जो होता है अधिक होता है। और जब जल का तापमान अधिक होता है तो यहाँ पे गर्म जल में जो है वायु यानी ऑक्सीजन की घुलनशीलता जो होती है कम होती है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, गर्म जल की जो है घुलनशीलता अधिक होती है। अगर जल से आप गर्म जल में चीनी डालिएगा, बहुत जल्दी जो है मिल जाएगा उसमें। गर्म जल में नमक डालिएगा, तुरंत मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, गर्म जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता, यानी कि गर्म जल में ऑक्सीजन माने जो है बेहतर तरीके से नहीं रह सकता उसमें। जब हम जल को गर्म करते हैं तो वहाँ पे जो उसमें ऑक्सीजन का मात्रा होता है वो सीधा वहाँ से निकलना शुरू हो जाता है, यानी कि गर्म जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता क्या होती है, कम होती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जब टेम्परेचर हाई होता है जिस क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में क्या होता है कि जैव अपघटन की क्रिया तेज़ी से होती है। जैव अपघटन का मतलब कि अब टेम्परेचर बहुत हाई की बात नहीं कर रहे हैं, एक अनुकूल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यानी इस माने अन्य क्षेत्रों के मुकाबले यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है इस क्षेत्र में, तो यहाँ पे जैव अपघटन की क्रिया ज़्यादा होता है। जैव अपघटन का मतलब वही जो कवक जीवाणु द्वारा किया जाता है, जीवों का अपघटन किया जाता है ना, डिकम्पोज इसको कहते हैं। तो यहाँ पे ये प्रक्रिया ज़्यादा होता है, और इस प्रक्रिया में जो है जो सूक्ष्मजीव होते हैं ऑक्सीजन की खपत करते हैं। ऑक्सीजन का एक तरफ खपत होता है और दूसरी तरफ CO2 बढ़ता है। तो ये एक अलग फैक्ट है, इसको सिर्फ ऐसे ही ध्यान रखिएगा कि ये क्षेत्र विशेष के अकॉर्डिंग, कि क्षेत्र विशेष के अनुसार जो है ये होता है। बाकी इंपॉर्टेंट आपको तापमान के संदर्भ में ये चीज़ याद रखना है, विशिष्ट ऊष्मा के संदर्भ में, है ना, जो इसको समझाया हम कि तापमान बढ़ने पे क्या होगा, है ना, विशिष्ट ऊष्मा के संदर्भ में ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।